यार चल रहे हैं तो फिजिक्स, खेल रहे हैं तो फिजिक्स, फेंक रहे हैं तो भी फिजिक्स, कुछ नहीं कर रहे तो भी फिजिक्स। लेकिन भाई व्हाट इज फिजिक्स? वेल ही इज। इसने 1977 में वॉक करना शुरू किया। कहां से? साउथ अमेरिका से। 500 days after. एंड स्टिल वॉकिंग, 1000 days after. स्टिल वॉकिंग, After 2000 days. स्टिल वॉकिंग। अरे भाई कितना चलेगा? तारीख पर तारीख। हाश फाइनली रुक गया। कहां है हम? समवेयर इन द नॉर्थ अमेरिका। What? 30,608 kilometers, the longest walk. Longest walk यानी कि उतना distance covered and distance is equal to length, जिसको cover करने के लिए लगे 2,425 mind-blowing days, which is nothing but time. इतना टाइम क्यों? क्योंकि उसने A से B और B से C ऐसे डिस्टेंस कवर किया। But what about planes? प्लेन तो पॉइंट ए से सी तक डायरेक्टली ट्रैवल करता है, तो क्या ये भी डिस्टेंस है? ना, ये शॉर्टकट है। आई मीन डिस्प्लेसमेंट। पर क्या तुमने कुछ नोटिस किया? इंसान को ए टू बी और बी टू सी जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, पर प्लेन अपने इतने वजन यानी कि मास के साथ भी, मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट के साथ यूं उड़ा, यूं पहुंच गया। कैसे? वेलोसिटी। ज्यादा वेलोसिटी तो कम टाइम, ज्यादा टाइम तो कम वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड बिकॉज़ बोथ आर रेट्स ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। स्पीड ऑब्जेक्ट का टाइम रेट है और वेलोसिटी उस रेट के साथ डायरेक्शन भी है। नहीं समझे? एग्जांपल से देखो, 50 किलोमीटर पर आवर ये उस कार की स्पीड है, बट 50 किलोमीटर पर आवर वेस्ट ये उस कार की वेलोसिटी है। पर क्या सभी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है? ऑब्वियसली नहीं। सेम रहती तो इस कार की रेस में सब नंबर 1 पे होते। फिर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, अपना एक्सेलरेशन है। कॉन्सेप्ट सिंपल है क्योंकि यहाँ भी फंडा सेम है, पर उसके साथ ही वेलोसिटी का भी गेम है। एक्सेलरेशन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, और एक्सेलरेशन कम तो वेलोसिटी कम। कोरोनोलॉजी समझ रहे हो? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, a इज इक्वल टू v बाय t, पर f इज इक्वल टू ma। पर इस फॉर्मूला से पता चलता है कि एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है, जिसको डिस्कवर किया था हमारे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। फेमस साइंटिस्ट, फेमस लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जस्ट लाइक seesaw। इक्वल वेट तो इक्वल रिएक्शन, अनइक्वल वेट तो ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यूटन सर का एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम आज तक झेल रहे हैं, ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मैटर, यानी ऐसा फोर्स जिससे सारा मैटर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जब अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम तो होता है इक्विलिब्रियम, काइंड ऑफ लाइक टग ऑफ वॉर। बट व्हाट इफ अट्रैक्शन गोज रॉन्ग? लाइक रास्ता भटक के अगर वो कर्वी लिनियर मोशन में गया तो? Well, it seems like you're infected by a disease called curiosity. But thanks to my generosity, मैं लाया हूं आपके लिए कुकू FM ऐप, जो फिल करेगा आपके क्यूरियोसिटी और नॉलेज के बीच का गैप। क्योंकि निकोला टेस्ला's बायोग्राफी एंड 1000 प्लस आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है। इसमें है ऑडियो बुक्स इन ऑल लैंग्वेजेस टू, बट कभी भी कहीं भी ऑडियो बुक सुनाने वाला फीचर इज जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप। एंड ऑल ऑफ दिस इज ऑन 50% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। यूज द कूपन कोड इंडिया। सो क्लिक ऑन द लिंक in the description and go download now। और आप यूज कर सकते हो ये प्रीमियम सर्विस 199 रुपीज में फॉर अ ईयर। सुनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही है इस रिपब्लिक डे का नारा। सो हरी नाउ, क्योंकि 29th ऑफ जैन के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं है। एंड टू टेल यू कि क्या होगा इफ अट्रैक्शन गोज रॉन्ग, ओह नो नीड टू वरी। ये बस एक नए टाइप का फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जिससे अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। और यही तो है केपलर्स फर्स्ट लॉ, नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कहता है कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। बट जब फोर्स ऑब्जेक्ट्स को एक ही एक्सिस में रोटेट कराता है, देन इट्स टोर्नेडो टाइम। आई मीन टॉर्क। Again, torque यानी कि rotation, and rotation is equal to rotational energy because every object has energy, potential energy, जो किसी भी action की वजह से kinetic energy में convert हो जाती है। और क्यों convert होती है? Don't you know? Energy can neither be created nor destroyed. Law of conservation of energy, also known as the first law of thermodynamics। यानी जितनी एनर्जी है उसी में से सारा काम चलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर वेव्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इवन नेचुरल गैसेस और कोल को यूज करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसी बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी में रुकावट लाती है रेजिस्टिविटी, जिसको मेजर किया जाता है ओम में। ओम? हु इज ओम? जॉर्ज ओम, जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, जिसने ओम्स लॉ बनाया है। सिंपल है, V is equal to IR, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। नाउ इफ देयर इज करंट देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूछो क्यों? क्योंकि हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, डैनिश फिजिसिस्ट, ने ये नोटिस किया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास रखा जाए तो उसकी नीडल मूव होती है। इससे उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने ढूंढ निकाला मैग्नेटिक फील्ड। बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसने सोचा
थोड़ा और सोचा एंड थम्स अप. राइट हैंड थंब रूल which simply states thumb का direction यानी कि direction of current and curved fingers indicates direction of magnetic field. But there is more, the left hand thumb rule. And according to this rule, thumb indicate करता है motion को यानी कि thrust को, जो कि एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, और 4 फिंगर्स इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. एंड फाइनली मिडिल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, बैक टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनमें ना थोड़ी लव एंड हेट टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है. आई मीन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स व्हिच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस पे डिपेंडेंट है कूलम्स लॉ, which states like charged objects एक दूसरे को रिपेल करते हैं और unlike charged objects एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये था कूलम का फर्स्ट लॉ, बट वो इतने में सेटिस्फाइड नहीं था, उसने सेकंड लॉ बनाया जो कहता है कि दो स्टेशनरी चेंजेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हो गई. लेट्स मेक इट सिंपल नाउ. बट कैसे? कंघी और कागज से. ये एक्सपेरिमेंट तो सभी ने किया होगा. कोम को हेयर पर रब करो और उसे पेपर के पास लेके जाओ. पेपर्स कोम को चिपक गए एंड ओ मैजिक नहीं, ये है कूलम्स लॉ. कोम को रब करने से उसमें चार्जेस पैदा हो जाते हैं जो पेपर के चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और जैसे कि मैंने पहले कहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो, और इलेक्ट्रिक फ्लो का होना इज इक्वल टू हीट पैदा होना. और जब हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, और इन्हीं हीट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी जैसे प्रॉपर्टीज के रिलेशन की स्टडी इज थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी फर्स्ट लॉ की तो हमने बात कर ली, बट सेकेंड लॉ के हिसाब से एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी, ये नाम अच्छे से सुनना, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी. बट व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी मतलब सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजरमेंट. इंक्रीज इन एंट्रोपी यानी कि इंक्रीज इन डिसऑर्डरलीनेस, मतलब सब उतल फुतल, केओस. एग्जांपल के लिए एक कैंप फायर, सॉलिड वुड बर्न होकर राख बन जाता है, पर बर्निंग से निकलने वाली स्मोक और गैसेस सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सिमिलरली आइस मेल्टिंग, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, मेकिंग पॉपकॉर्न, ये भी एंट्रोपी के एग्जांपल्स हैं. बट लेट्स चेंज टू अ डिफरेंट डायनामिक, फ्लूइड डायनामिक्स. ऐसी ब्रांच जो लिक्विड एंड गैसेस के मूवमेंट्स पे फोकस करती है. दिस वाज द फेवरेट टॉपिक ऑफ डैनियल बर्नौली जी, who was not a principal but still made a principle, Bernoulli's principle, जो कहता है कि फ्लूइड के स्पीड में इंक्रीज फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर में डिक्रीज के कारण होती है. Simply put, velocity is inversely proportional to pressure. Now there are two types of fluid, liquid fluid and gaseous fluid. And what are they made of? Obviously, particles. पर सिर्फ तब तक जब पार्टिकल्स को साउंड वेव से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए. जैसे ही साउंड वेव्स पार्टिकल से पास होते हैं, ये पार्टिकल्स सिंक्रोनाइजेशन में मूव करने लगते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. और इसी फ्रीक्वेंसी के चेंज पर डिपेंड करता है द डॉपलर इफेक्ट. अरे वही आवाज खींची सुनाई देने वाला कॉन्सेप्ट. सोचो कि आप किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ से हॉर्न बजाते हुए आ रही है. जैसे जैसे ट्रेन पास आएगी आपको हॉर्न की आवाज तेज सुनाई देगी, और जैसे जैसे वो आपसे दूर जाएगी आवाज कम होती चली जाएगी. आपको ऐसा फील होगा. यही तो है डॉपलर इफेक्ट. एकदम सेम पिंच, नो डबल पिंच वाला इफेक्ट लाइट में भी देखा जाता है, बट थोड़े ट्विस्ट के साथ. रेड एंड ब्लू शिफ्ट जिसे कहते हैं. स्पेस में हम किसी लाइट सोर्स यानी कि स्टार्स की तरफ जा रहे हो तो वो हमें लाइट की हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ब्लू दिखाई देंगे. उसी जगह अगर हम स्टार से दूर जा रहे हैं तो लाइट स्ट्रेच हो जाएगी, जिससे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होने लगेगी, यानी कि लाइट रेड में कन्वर्ट होने लगेगा. और इसी रेड शिफ्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. बट व्हाट इफ बीच में कोई सरफेस आ गया तो? वेल, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही लाइट की भी दो पॉसिबिलिटीज होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन यानी लाइट का एक स्मूथ सरफेस से टकराना और बाउंस होके रिटर्न आना. एंड रिफ्रैक्शन यानी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते टाइम बेंड होना. बट हम इंसान लाइट को देख कैसे पाते हैं? सिंपल, विजिबल लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ह्यूमन आइज के रेटिना से डिटेक्ट हो पाते हैं. पर कुछ रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, एंड इवन CMBR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिससे हमें यूनिवर्स के स्केल के बारे में पता चला है, इन्हें हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन ऑब्वियसली मशीन से डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ इफ यू कैन सी समथिंग दैट मींस इट्स ब्लैक, एंड इफ इट्स ब्लैक देन देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट. तो क्या ऐसी कोई चीज है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती? यस, देयर इज, एंड इट्स अ ब्लैक होल. पर क्यों वो कोई लाइट एमिट नहीं करता? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि उसके चंगुल मंगुल से किसी भी चीज का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. अब जब ब्लैक होल में प्लैनेट्स और स्टार्स जैसी बड़ी बड़ी चीजें खत्म हो जाती है तो इस वीडियो की तो बात ही मैं क्या करूं. और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना. यूज द कूपन कोड इंडिया, सो गो हरी नाउ. बट या जाने से पहले, साइंस इज नॉट एज हार्ड एज